हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में भी हम फ्रिंज बेनिफिट्स की बात करेंगे। ये फ्रिंज बेनिफिट्स पार्ट 4 है। फ्रिंज बेनिफिट्स में जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके वैल्यूएशन को हम लोगों को सीखना है। और आप ध्यान देंगे कि हर वीडियो के पहले स्लाइड में मैंने फ्रिंज बेनिफिट्स के लिस्ट को प्रोवाइड किया है ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन से बेनिफिट्स को हमने फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर कवर करना है। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यू मे बी आस्क्ड कि इनमें से कौन सा फ्रिंज बेनिफिट नहीं है या फ्रिंज बेनिफिट्स पे लिखने को आपको दिया जा सकता है। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको पता हो कि फ्रिंज बेनिफिट्स में कौन कौन से उन बेनिफिट्स के बारे में आप बात करेंगे जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, तो फ्रिंज बेनिफिट्स के कुछ बेनिफिट्स के वैल्यूएशन को हमने प्रीवियस वीडियोस में सीख लिया है। आज भी हम कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स 2-3 पिकअप करेंगे और जो रिमेनिंग फ्रिंज बेनिफिट्स जो बच जाएगा उसे हम सबसीक्वेंट वीडियोस में कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड एडवाइज कि आप लेक्चर नंबर 19 से शुरू करें। लेक्चर नंबर 19 से हमने फ्रिंज बेनिफिट्स के टॉपिक को कवर करना शुरू किया था। मैं वापस बता दूं, फ्रिंज बेनिफिट्स में आएगा सबसे पहले इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। फिर हॉलीडे से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस है उसके बारे में। फिर फ्री मील्स में हमने पढ़ा था कि अगर टी एंड स्नैक्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है वर्किंग आवर्स में, या फ्री फूड प्रोवाइड करता है तो कैसे कितना टैक्सेबल होगा। फिर गिफ्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि गिफ्ट्स अगर कैश में है तो क्या पार्ट टैक्सेबल है, और अगर गिफ्ट काइंड में है तो क्या पार्ट टैक्सेबल है। तो हमने लेक्चर 19, 20, 21 में ये जो पहला 5 बेनिफिट्स है ये कवर कर लिया था। एक्सपेंसेस चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड में भी हमने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है या उसके क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस को पे या रीएम्बर्स करता है तो उसमें क्या पार्ट टैक्सेबल होगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा था लेक्चर 19, 20 एंड 21 में। आज का जो ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 22, इसमें हम रिमेनिंग के फ्रिंज बेनिफिट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा रिमेनिंग जो है फ्रिंज बेनिफिट्स का लिस्ट वो ये है। सबसे पहले है क्लब एक्सपेंसेस, फिर है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, फिर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट एंड देन एनी अदर अम्यूनिटी और बेनिफिट। तो हम शुरू करेंगे आज के इस वीडियो में क्लब एक्सपेंसेस से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब सपोज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्लब से मेरा मतलब है हेल्थ क्लब हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के क्लब से जुड़े एक्सपेंसेस को पे करता है खुद, या अगर एम्प्लॉय ने पे कर दिया और एम्प्लॉयर ने वो खर्च को एम्प्लॉय को रीइम्बर्स कर दिया, तो ऐसे केस में ये एक बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए कि उसके क्लब फैसिलिटी से जुड़े जो खर्च आ रहे हैं उसको कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर। अब क्लब फैसिलिटी से जुड़े जो खर्च है उसमें जो क्लब का एनुअल फी होता है, पीरियोडिकल फी होता है, कुछ भी हो सकता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में पे कर रहा हो, ठीक है, या उसे रीइम्बर्स कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्योंकि बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए तो वो कितना टैक्सेबल होगा, क्या पार्ट टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हैंड्स में, वो निकालना हमें सीखना है जो हम इस स्लाइड में सीखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सीधे टैक्सेबल वैल्यू से के बारे में। ठीक है, कि अगर क्लब फैसिलिटी से जुड़े एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है या एम्प्लॉयर ने रीइम्बर्स कर दिया एम्प्लॉय को, तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू वही होगा जो एक्चुअल एक्सपेंस डन ऑन क्लब फैसिलिटी और रीइम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो एक्चुअल खर्च एम्प्लॉयर करेगा क्लब फैसिलिटी के रेस्पेक्ट में, या एक्चुअल अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने रीइम्बर्स किया, लौटा दिया एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय ने पेमेंट किया था क्लब को, एम्प्लॉयर उस पैसे को रीइम्बर्स कर देता है अगर एम्प्लॉय को, तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है वो होगा टैक्सेबल वैल्यू। और जैसा कि हमें पता है कि जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, अगर हमने कुछ अमाउंट रिकवर कर लिया एम्प्लॉय से तो वो अमाउंट हमें रिड्यूस करना होगा, तो जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। सपोज करते हैं क्लब से जुड़ा एक्चुअल एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने जो किया वो आता है 50,000।
ठीक है, 50,000 आता है एक्चुअल एक्सपेंस क्लब फैसिलिटी के रेस्पेक्ट में। अब हमने एम्प्लॉय से 10,000 रिकवर कर लिया, तो एम्प्लॉय को हमने बेनिफिट कितने का दिया, 40,000 का, तो जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो होगा 40,000, 40 के मतलब 40,000। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रूल है ये ऐसे ही अप्लाई नहीं होगा, आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां ये वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगा। तो भाई कब होगा ऐसा, अगर हेल्थ क्लब, जैसे कि मैंने बताया क्लब में हेल्थ क्लब हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी हो सकता है, अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द एम्प्लॉइज यूनिफॉर्मली, एक समान सभी एम्प्लॉइज को अगर क्लब की फैसिलिटी दी जा रही है, तो द वैल्यू शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि ये जो क्लब की फैसिलिटी है वो यूनिफॉर्मली हर एम्प्लॉय को दी जा रही है, तो उस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो क्या होगा, निल। उस केस में टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, निल। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है हमें कि अगर क्लब की जो फैसिलिटी है वो यूनिफॉर्मली अगर नहीं दी गई है, तो जो एक्चुअल खर्च आ रहा है उस एम्प्लॉय को क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड करने में वो हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। और एक बात, जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई भी फैसिलिटी है और वो एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए है, माइंड इट, वो ऑफिशियली फैसिलिटी जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए है, ठीक है, तो भी तो ये तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिस के ही पर्पस से अगर एम्प्लॉयर खर्चा पे कर दे रहा है, एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दे रहा है, तो उसमें एम्प्लॉय को तो कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। तो एक्सपेंसेस पेड ऑन इट बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टैक्स फ्री, तो वो तभी भी क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री, अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए ये मेंट है। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि इसमें भी कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। ये कंडीशंस वही है जो हमने क्रेडिट कार्ड में भी पढ़ा था कि एम्प्लॉयर को पूरा डिटेल्स मेंटेन करना होगा कि एक्सपेंस का कब हुआ, एक्सपेंस का क्या नेचर है। इनफैक्ट एम्प्लॉयर को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो भी एक्सपेंस है ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है। एम्प्लॉयर को ये सर्टिफिकेट देना होगा कि ये जो एक्सपेंस किया गया है, ये फैसिलिटी जो है वो बेसिकली ऑफिशियल पर्पस के लिए है, और तभी एम्प्लॉय के लिए फायदा होगा, एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके। और एक और बात, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो इनिशियल, शुरुआत में दिया गया वन टाइम डिपॉजिट है या फी है फॉर कॉर्पोरेट मेंबरशिप, तो अगर कॉर्पोरेट मेंबरशिप है तो ये किसी इंडिविजुअल पे खर्च नहीं हो रहा है, ये बेसिकली कॉर्पोरेट मेंबरशिप है जो वन टाइम इनिशियल कंपनी अपने में, तो फिर ये क्या होगा कि ये जो कॉर्पोरेट मेंबरशिप अगर एम्प्लॉयर ले रहा है तो ये बेसिकली ये फैसिलिटी जो है वो सभी को दी जाएगी एक समान। ठीक है, तो इसमें क्योंकि जब कॉर्पोरेट मेंबरशिप लिया जा रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को नहीं दिया जा रहा है, ये सभी को मिलेगा, इसलिए उसे भी हम क्या कर देंगे, एग्जेम्प्टेड। ठीक है, आई होप क्लब एक्सपेंसेस आपको क्लियर है। सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी एक्चुअल खर्च है या जो भी रीइंबर्समेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, वो उसमें से हम घटा देंगे जो अमाउंट हमने रिकवर किया है, किससे, एम्प्लॉय से। लेकिन ये जो रिमेनिंग 3 केसेस है, यहाँ पे क्लब फैसिलिटी जो है वो टैक्सेबल नहीं है, उसमें टैक्सेबल वैल्यू होगा निल। तो वो कौन कौन सा केसेस है, सबसे पहला, अगर ऑल द एम्प्लॉइज, सभी एम्प्लॉइज को एक समान अगर ये फैसिलिटी दी जाए, यूनिफॉर्मली, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वर्ड, कि अगर सभी एम्प्लॉइज को दिया जाए तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू निल हो जाएगा। ऑफिशियल पर्पस के लिए है और सर्टेन कंडीशंस जो मैंने आपको बताया वो कंडीशंस पूरा फुलफिल हो रहा है, तभी भी वो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री। और कॉर्पोरेट मेंबरशिप क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं करेगा, ये सभी के लिए होगा, तो उसे भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा, मतलब उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, उसका भी टैक्सेबल वैल्यू क्या माना जाएगा, निल। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, तो सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि जो मूवेबल एसेट होता है वो क्या होता है। तो मूवेबल एसेट होता है वो एसेट्स जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि है लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इमूवेबल एसेट्स हम कवर नहीं कर रहे हैं। इमूवेबल एसेट क्या होगा भाई, जिसको हम मूव नहीं कर सकते,
तो जैसे कि अकोमोडेशन, हाउस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो इमूवेबल एसेट है। तो वो रेंट फ्री अकोमोडेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है उसके बारे में। एक बात जो यहाँ ध्यान रखनी है कि मूवेबल एसेट्स में तो मोटर कार भी आएगा, लेकिन क्योंकि मोटर कार के लिए एक सेपरेट प्रोविजन है, एक सेपरेट रूल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे मोटर कार को। तो यहाँ क्या इंक्लूड करेंगे, मूवेबल एसेट्स जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, फर्नीचर हो गया, कैमरा हो गया, ये सब है मूवेबल एसेट्स। तो उसके वैल्यूएशन को हमने इस स्लाइड में सीखना है। तो ये सबसे पहले तो आप नोट देख लीजिए कि एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इन दिस रेस्पेक्ट शैल बी रिड्यूस्ड। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि वैल्यू जो भी आए, अगर हमने मूवेबल एसेट्स के फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट ले लिया है, अमाउंट कुछ रिकवर कर लिया है अगर हमने एम्प्लॉय से, तो वो अमाउंट डिडक्ट होगा, जो भी हमारा टैक्सेबल वैल्यू आएगा, जो अपने अभी सीखना है, जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे जो अमाउंट हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है। और ये रूल तो हर परक्विजिट में हमने सीखा है कि जो भी अमाउंट हम एम्प्लॉय से रिकवर करते हैं उससे हम रिड्यूस कर देते हैं। तो हम मूवेबल एसेट्स के केस में दो केसेस हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला, यूज ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप। तो अगर कंप्यूटर और लैपटॉप दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए, तो उसका टैक्सेबल वैल्यू निल होगा, चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करे, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करे। लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसके टैक्सेबल वैल्यू को क्या लेंगे, निल। अब केस बी, अब बी में ध्यान रखना है कि इसमें भी मूवेबल एसेट्स हैं, लेकिन हम लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को छोड़कर बाकी एसेट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें यूज ऑफ एनी मूवेबल एसेट, लेकिन अदर देन स्पेसिफाइड इन दिस रूल, मतलब वो एसेट जिसे रूल में स्पेसिफाई किया गया है, और लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स को छोड़ के अन्य जितने भी मूवेबल एसेट्स हैं उसके वैल्यूएशन को हम कैसे करेंगे। तो उसमें ध्यान, क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ध्यान देना है कि एसेट जो है वो एम्प्लॉयर को बिलोंग करता है, मतलब एम्प्लॉयर उसको ओन कर रहा है या नहीं, या एसेट एम्प्लॉयर ने किसी थर्ड पार्टी से रेंट पे ले लिया है और उसे अपने एम्प्लॉय को दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में वैल्यूएशन कैसे होगा। तो अगर एसेट ओनर का है, एम्प्लॉयर का है, सॉरी, अगर एसेट जो है वो किसका है, एम्प्लॉयर, तो हम 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, समझ लीजिए एक टाइप से, क्योंकि आप एम्प्लॉयर के एसेट को यूज कर रहे हैं तो 10% का डेप्रिसिएशन तो हम लोग नॉर्मली अज्यूम कर ले रहे हैं, तो ये 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट होगा वैल्यू ऑफ द बेनिफिट। मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ, मान लीजिए एसेट है 1 लाख, तो उसका 10% अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 10,000 रुपया इंक्लूड होगा एम्प्लॉय के सैलरी में टैक्सेबल होने के लिए। ठीक है, फिर है एसेट्स टेकन ऑन रेंट। अगर ये एसेट एम्प्लॉयर ने हायर किया है और उसे प्रोवाइड किया है अपने एम्प्लॉय को, तो जो भी अमाउंट उसका रेंट का होगा या जो भी चार्जेस पेड या पेबल होगा इस एसेट के लिए बाय द एम्प्लॉयर, वो हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, तो मूवेबल एसेट्स क्या है, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। इसमें मोटर कार नहीं है, क्योंकि मोटर कार हमने ऑलरेडी इंक्लूड, मतलब उसके लिए अलग प्रोविजन है जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सीखा है। इसमें बात करेंगे सबसे पहले लैपटॉप और कंप्यूटर्स, तो उसके टैक्सेबल वैल्यू को हम क्या लेंगे, निल। एंड बाकी जो अन्य एसेट्स हैं लैपटॉप और कंप्यूटर को छोड़ के, और जो रूल में स्पेसिफाइड है उनको छोड़कर, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एसेट एम्प्लॉयर का खुद का है या एम्प्लॉयर ने उसे हायर किया है। अगर एसेट एम्प्लॉयर का है तो उसमें 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट लगेगा, और अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेकर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है तो जो भी रेंट पेड या पेबल हो बाय द एम्प्लॉयर उसे हम टैक्सेबल वैल्यू मान लेंगे। और लास्ट में हमें पता है कि अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर किया गया है तो उसे भी हमें रिड्यूस करना होगा, ताकि फाइनल जो वैल्यू होगा बेनिफिट का, टैक्सेबल वैल्यू जो होगा परक्विजिट का, वो कैलकुलेट किया जा सके। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। So students, as we have discussed the concept, let us get started with this question. Now see, the question says A Limited has given the following assets for use by its employee Mr. Anurag. तो ये Mr. Anurag is the employee, ठीक है, और उसे क्या दिया गया है, assets दिया गया है for use.
ठीक है। अब एसेट में क्या दिया गया है वो देखना जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू करेंगे बेनिफिट को। तो पहले केस में, पहले कॉलम में एसेट क्या दिया गया है, लैपटॉप। तो हमें लैपटॉप और कंप्यूटर्स के बारे में पता है कि अगर ये लैपटॉप और कंप्यूटर ये एसेट्स अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो उस केस में वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या होता है, निल। ठीक है, तो पहली कॉलम का आंसर क्या हो जाएगा, nil. This n looks like W. N-I-L. Nil. ठीक है। Okay. Now the second column is furniture type A. ठीक है, तो फर्नीचर टाइप ए है जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे यूज करनी है कि रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर कुछ है, तो यहाँ है NA, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब एम्प्लॉयर ने इसे रेंट पे नहीं लिया है, ये एम्प्लॉयर का खुद का एसेट है, तभी इसका एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर को कितना पड़ा है, ₹50,000। तो हमें पता है कि अगर एसेट अदर देन लैपटॉप एंड कंप्यूटर अगर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, और वो एसेट एम्प्लॉयर खुद ओन करता है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ द बेनिफिट क्या होता है, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट मतलब 10% ऑफ 50,000, दैट इज 5,000। वैल्यू ऑफ द बेनिफिट क्या होना चाहिए इस केस में, 5,000। लेकिन हमने कुछ अमाउंट रिकवर भी किया है, किससे, एम्प्लॉय से। तो हमें पता है कि जो अमाउंट हम एम्प्लॉय से रिकवर करते हैं, यहाँ 100 रुपीज पर मंथ है, उसे हम डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लीज इसको सॉल्व करके इसके फाइनल आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट है फर्नीचर टाइप बी। मैंने तो मैक्सिमम आपको समझा ही दिया है, जस्ट यू नीड टू सॉल्व एंड गेट द फाइनल आंसर्स एंड ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब वीडियो। नाउ फर्नीचर टाइप बी, इसमें आप देखेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर क्या है, नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने उसे नहीं खरीदा, ये एम्प्लॉयर का एसेट नहीं है, इसलिए एम्प्लॉयर ने इसके लिए रेंट पे किया है। तो रेंट कितना पे किया है, ₹500 पर मंथ। तो हमें पता है वैल्यू ऑफ द बेनिफिट क्या होता है, जो भी रेंट एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है या जो भी चार्जेस एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है, वो पूरा ही टैक्सेबल हो जाता है। और अमाउंट भी रिकवर किया गया है, तो इसे भी डिडक्ट करना होगा, जो हमने एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर कर लिया है। तो जो भी फाइनल आंसर होगा, यू विल ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 2 और फ्रिंज बेनिफिट्स को कवर किया, क्लब एक्सपेंसेस एंड यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और जो कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स रह गए हैं वो subsequent videos में I will be covering. Meanwhile, in case you have any doubt with respect to the fringe benefits that we have discussed in this video and the previous videos, you can connect to me through WhatsApp or the comment section of the YouTube video. Thank you.